आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाजार अभिमुखीकरण तथा ईपीआरजी फ्रेमवर्क, मार्केट ओरिएंटेशन एंड ईपीआरजी फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट ओरिएंटेशन या बाजार अभिमुखीकरण। अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल मार्केटिंग की जाती है। इंटरनेशनल मार्केटिंग यानी अन्य देशों में या विभिन्न देशों में घरेलू मार्केट यानी खुद के देश के अलावा दूसरे राष्ट्रों में माल को बेचने के लिए जो विपणन नीति अपनाई जाती है उसे हम अंतरराष्ट्रीय विपणन कहते हैं। यानी उस राष्ट्र के ग्राहकों के अनुरूप उनकी इच्छाओं को जानना, उनकी इच्छाओं के अनुरूप वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन, विक्रय, वितरण करना और उसका विक्रय उपरांत भी ग्राहक को ऐसी सेवाएं प्रस्तुत करना ताकि ग्राहक संतुष्ट हो और हमारे उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित हो और उसे ही वह क्रय करे। अंतरराष्ट्रीय विपणन करने से पहले बाजार अभिमुखीकरण करना आवश्यक है। एक बिजनेसमैन को या एक निर्यातक को या एक संस्था को जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रही है उसे अंतरराष्ट्रीय विपणन करते समय सबसे पहले विभिन्न बाजारों को या जिन राष्ट्रों में वह माल बेच रही है उन बाजारों का बाजार अभिमुखीकरण या मार्केट ओरिएंटेशन की जानकारी लेना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मार्केट ओरिएंटेशन। सबसे पहले मानते हैं मीनिंग। क्या है मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब या इसका मीनिंग? इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रबंध। अंतरराष्ट्रीय विपणन जो एक संस्था या निर्यातक अन्य राष्ट्रों में माल को बेच रही, वस्तु को बेच रही है, उसका वह प्रबंध कैसे करेगी, उसका मैनेजमेंट कैसे करेगी। मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना यानी नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय आदि क्रियाओं द्वारा उसकी जानकारी लेना। बाजार अभिमुखीकरण का अर्थ फिर है आवश्यकता। बाजार अभिमुखीकरण की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि हमने अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण के अंतर्गत पढ़ा कि प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, कानूनी वातावरण और जनसांख्यिकी, इस प्रकार से अलग अलग वातावरण होता है। उन वातावरण को ध्यान में रखते हुए बाजार अभिमुखीकरण या उस बाजार के बारे में जानकारी रखना एक बिजनेसमैन या निर्यातक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है विपणन मिश्रण व्यूह रचना या मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी। बाजार अभिमुखीकरण जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रबंध किया जाता है। इसमें विभिन्न बाजारों के बारे में विभिन्न जानकारियां ली जाती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक, जनसांख्यिकी, कस्टमर से संबंधित जानकारियां ली जाती है। विपणन मिश्रण व्यूह रचना यानी 4P हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्राइस, पैलेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट और प्रमोशन, इसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। इस मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत सबसे पहले प्रोडक्ट या जो उत्पाद है उस उत्पाद के बारे में विभिन्न बाजारों में जिस उत्पाद को हम बेचने जा रहे हैं तो उत्पाद संबंधी उत्पाद की रंग, डिजाइन, कीमत, पैकिंग, उसको किस तरीके से कह सकते हैं किस क्वांटिटी में किस किस्म का बनाना है, कैसे उसका विक्रय करना है। उससे पहले जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट की उसी मार्केट में क्या वैल्यू है, कैसा प्रोडक्ट बिक रहा है, इसके बारे में जानकारी लेनी। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी, फिर उसकी क्या प्राइस रखी जाएगी, उसकी कीमत क्या रखी जाएगी। जो मार्केट में हम माल बेच रहे हैं उसकी पहले वहां पर किन कीमतों पर माल बिक रहा है। यदि विकासशील राष्ट्र है, डेवलपमेंट कंट्री है या विकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, तो विकसित राष्ट्र में यदि कीमतें ऊंची होती तो भी वस्तु का विक्रय हो जाता है। लेकिन विकासशील राष्ट्र में एक ग्राहक या एक जो वहां का जो उपभोक्ता है या कस्टमर है उसकी आय मायने रखती है। वह अपनी आय के अनुरूप ही वस्तुओं का क्रय करता है या उस वस्तु की पूरक वस्तुएं कितनी है, स्थापन वस्तुएं कितनी है, ये चीजें भी ध्यान में रखी जाती है। प्रोडक्ट और प्राइस के बाद आता है पैलेस कि किन बाजारों में जो बाजार है उन बाजारों की स्थिति क्या है, वहां की लिंग, आयु, वहां का जो है कह सकते हैं कि जनसंख्या कैसी है, जो कस्टमर है उनकी आय कितनी है, उन बाजारों में जो प्रतिस्पर्धा है वो कितनी है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना। और फिर वह प्रमोशन यानी कि हम हमारी वस्तु, उत्पाद या सेवा का किस प्रकार से प्रमोशन करेंगे, उसका विज्ञापन कैसे करेंगे, उसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, व्यक्तिगत विक्रय करेंगे, मुफ्त नमूने देंगे, प्रदर्शनियां, मेले, किस प्रकार से हम अपने माल का या हमारी वस्तु या सेवा का उन बाजारों में हम बेच सकते हैं। तो उसके बारे में विपणन मिश्रण से संबंधित विभिन्न व्यूह रचनाएं बनाई जाती है या उनकी जानकारियां लेनी बाजार अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा बाजार अभिमुखीकरण के अंतर्गत उपभोक्ता अभिमुखी व्यूह रचना, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी का भी ध्यान रखा जाता है या इसके बारे में भी जानकारी ली जाती है कि जिस बाजार में
या जिस राष्ट्र में हम वस्तु बेच रहे हैं उस बाजार में मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ वहां का कस्टमर क्या है, उपभोक्ता कैसा, उपभोक्ता की आय कैसी, उपभोक्ता कितना पढ़ा लिखा है, उसकी उम्र क्या है, महिलाएं या पुरुष कौन से वर्ग के हैं, वृद्ध ज्यादा है, बच्चे, बालक, इन सब के बारे में जानकारियां लेनी, वहाँ का कल्चर क्या है, भाषा क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेनी और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाएं बनाई जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाजार अभिमुखीकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंध से संबंधित विभिन्न नीतियां, नियम और कानून बनाए जाते हैं और उसकी जानकारी हासिल की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के अंतर्गत नेक्स्ट जो स्टेप है वो है उपभोक्ता अभिमुखी व्यूह रचना। इसके अंतर्गत विभिन्न, सबसे पहले उपभोक्ता कैसा है हमारा, जैसे हम किसी कह सकते हैं कि यदि दवाइयां बेच रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी के स्वास्थ्य को बेच रहे हैं या उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि हम उन्हीं कपड़े बेच रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हीं कपड़ों से हम उसको सर्दी से बचा रहे हैं। यदि हम सौंदर्य की कोई वस्तु बेच रहे हैं जैसे लिपस्टिक, शैम्पू, तेल, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी को खूबसूरत बना रहे हैं, हम उन्हें सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। तो उपभोक्ता से संबंधित वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। डिफाइन नीड के बाद है टारगेट ग्रुप्स। टारगेट ग्रुप के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हर जो भी एक निर्यातक होता है सीमित बाजारों में, सीमित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ही अपने माल का विक्रय करता है, विपणन करता है। तो उसे टारगेट ग्रुप बनाने चाहिए कि बनाए जाएंगे कि कौन से बाजारों में जहां उसकी वस्तु या उत्पाद प्रोडक्ट बेच सकता है और वहां पर वह लाभ कमा सकता है, इस बारे में वह उसको टारगेट ग्रुप बनाएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी वह यह देखेगा कि जिन बाजारों में वह माल को बेच रहा है वहां उस प्रकार के उत्पाद पहले से उपलब्ध है या नहीं है, किस कीमत पर उपलब्ध है, यदि कम मूल्य के बनाने हैं, कम क्वालिटी के देने हैं, किस प्रकार से पैकिंग, डिजाइन, रूप रंग, इनके बारे में ध्यान रखना, या उन उत्पादों के साथ किस वस्तु को ऐड करना या किसको, और मैसेज यानी जो विज्ञापन दिया जा रहा है उसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी लेनी। कंज्यूमर रिसर्च, उपभोक्ता अनुसंधान करना, उपभोक्ता क्या चाहता है, क्या उपभोक्ता संतुष्ट है, वस्तु बेचने के बाद भी विभिन्न प्रकार की शोध और अनुसंधान करनी, उनको ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करनी और रिसर्च करते रहना चाहिए, उपभोक्ताओं के बारे में जानकारी लेनी, इन सब का कार्य किया जाना चाहिए। डिफरेंशिएट एडवांटेज स्ट्रेटेजी, इसके अंतर्गत जो निर्यातक है उसको जब वह अंतर्राष्ट्रीय विपणन करेगा या अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत उत्पाद को प्रस्तुत करेगा तो उसके अंतर्गत ये होना चाहिए कि उसका उत्पाद अपने प्रतिस्पर्धी के उत्पाद से किस प्रकार से अलग है, ऐसी क्या उसमें खासियत है या ऐसी क्या क्वालिटी है कि कोई ग्राहक या कोई उस वस्तु को खरीदे। तो इन सब बातों के बारे में जानकारी लेना बाजार अभिमुखीकरण कहलाता है। बाजार अभिमुखीकरण जिसके अंतर्गत, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंध करना। अंतर्राष्ट्रीय विपणन विभिन्न बाजारों के अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय के बारे में किस प्रकार से पॉलिसीज बनाई जाएगी, इस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा, इसकी आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि विभिन्न बाजारों की हर किसी का वातावरण अलग होता है, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, लीगल वातावरण, जनसांख्यिकी, इनके बारे में जानकारी, फिर विपणन व्यूह रचना के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस और प्रमोशन के बारे में जानकारी, उत्पाद, कीमत, समय, स्थान और संवर्धन के बारे में जानकारी हासिल करनी। फिर जो है वो उपभोक्ता अभिमुखी कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी बनाना, उपभोक्ता से संबंधित व्यूह रचनाएं बनाने की जिन विदेशी बाजारों में या मार्केट में माल को बेचा जाएगा वहां ग्राहक की आवश्यकता क्या है, वहां के बाजार क्या है, वहां कौन से प्रोडक्ट को किस मूल्य पर बेचा जाएगा, किस प्रकार से संदेश प्रसारित किए जाएंगे, किस प्रकार से शोध है वो अनुसंधान होगी और हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है कि जो ग्राहक है या कस्टमर है वो हमारे माल को खरीदेगा। तो यह है बाजार अभिमुखीकरण, जिसमें एक निर्यातक या एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाला व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विपणन करते समय अंतर्राष्ट्रीय विपणन का प्रबंध करने से पहले इन सभी के बारे में जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जानकर ही विदेशी बाजार में प्रवेश करता है। अब हम पढ़ेंगे EPRG फ्रेमवर्क, जिसका मतलब है ई का मतलब है एथनोसेंट्रिज्म, पी का मतलब है पॉलीसेंट्रिज्म, आर का मतलब है रीजियोसेंट्रिज्म और जी का मतलब है जियोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ये एक प्रकार की कह सकते हैं पॉलिसीज या एक प्रकार की रणनीतियां हैं जिसमें यदि कोई व्यापारी जो घरेलू व्यापार कर रहा है और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन कर रहा है, तो वह जो पॉलिसीज या जो ये सारी
जी हम कह सकते हैं विपणन मिश्रण व्यूह रचना, जो अपने घरेलू डोमेस्टिक मार्केट के लिए जो पॉलिसीज बना रहा था या कर रहा था, उन्हीं को वह किसी एक सीमित बाजार के लिए उन्हीं पॉलिसियों को लागू करेगा। एथनोसेंट्रिज्म ये कब लागू होता है? इसका मतलब है कि जैसे किसी उत्पाद की अधिकता हो गई, घरेलू उत्पादन की अधिकता होने के कारण जो बचा हुआ माल है, यानी उत्पादन की जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग हो रहा है, घरेलू मांग है वो पूरी हो रही, उसके बाद जो प्रोडक्ट बच रहा है उस प्रोडक्ट को किसी अन्य बाजार में बेचना, यह इसके लिए एथनोसेंट्रिज्म पॉलिसी अपनाई जाती है। यानी कि एथनोसेंट्रिज्म यानी जो विपणन व्यूह रचना आप घरेलू मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में आप अप्लाई कर रहे थे, उसी को आपको उस दूसरे बाजार में उपलब्ध लागू करना है। इसको हम कहेंगे एथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है पॉलीसेंट्रिज्म। पॉलीसेंट्रिज्म का मतलब है कि जब एक निर्यातक या अंतरराष्ट्रीय व्यापारी अंतरराष्ट्रीय विपणन करता है, तो एथनोसेंट्रिज्म जब वह सिर्फ किसी घरेलू उत्पादन की अधिकता को किसी एक दूसरे राष्ट्र एक विशेष बाजार में विक्रय करता है, तब वह जो मार्केटिंग मिक्स जो घर की है डोमेस्टिक मार्केट में वो जो विपणन स्ट्रेटेजी मिश्रण व्यूह रचना अपना रहा था, उसी को वह लागू करेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेगा। लेकिन पॉलीसेंट्रिज्म इसके अंतर्गत एक कंट्री टू अदर कंट्री, जब एक निर्यातक या व्यापारी या संस्था अपने माल को, उत्पाद या सेवा को विभिन्न देश यानी एक देश, पहले तो इसमें एथनोसेंट्रिज्म यानी सिर्फ घरेलू उत्पादन अधिक हो रहा है और एक दूसरे राष्ट्र में बेच रही है, लेकिन पॉलीसेंट्रिज्म जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में यानी कि वह अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय विपणन में वृद्धि हो रही, तो यहाँ पर वह उन विभिन्न बाजारों के अनुरूप वहां का आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उन सबको ध्यान में रखते हुए वह विपणन मिश्रण व्यूह रचना बनाएगा। इसके लिए वहां पर उसे अलग से ह्यूमन रिसोर्सेज उपलब्ध कराने पड़ेंगे, विदेश में शाखाएं खोलनी पड़ेगी और वहां पर योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिजियोसेंट्रिज्म। रिजियोसेंट्रिज्म जो है इसका मतलब है कि जब निर्यातक या कोई संस्था अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाते हुए, इसमें हमने एथनोसेंट्रिज्म में क्या देखा, एक देश माल की अधिकता को किसी एक देश के बाजार में बेचना। पॉलीसेंट्रिज्म जिसमें एक देश नहीं, दो देश नहीं, तीन नहीं, यानी देश बढ़ते रहे, देश टू देश, कंट्री टू कंट्री इसमें वृद्धि हो रही है।